अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मामले पर जो तहरीक इंसाफ एक दरख्वास्त लेकर गई थी, उस मामले पर समाअत हुई और कल भी इसी मामले पर समाअत होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उस हवाले से कई सवालात भी उठाए। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज एक बार फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये करारदाद जमा कराई गई है कि इंतखाबात जो हैं वो 3 माह के लिए मौखर किए जाएँ या मुलतवी किए जाएँ। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये जो करारदाद है वो जमा कराई है और कहा गया है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। इसी के साथ साथ इस वक्त जो पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ रहनुमाओं को टिकट्स दिए तो दीगर जो रहनुमा थे वो नाला हैं और दानियाल अजीज़ समेत आयशा रजब बलोच जो हैं वो भी आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है। काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बातचीत हो रही थी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, उस हवाले से भी मुस्लिम लीग काफ ने यह ऐलान किया है कि अब मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो अब नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये ऐलान किया गया है। लेकिन इस वक्त हम शुरू करेंगे, सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि करारदाद जमा हुई है उस मामले पर हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इस वक्त जो खबरें चल रही हैं, आपने जो करारदाद जमा कराई है, आपको याद होगा कि इससे कबल जो सेनेटर दिलावर साहब की करारदाद थी उस पर भी बड़ी तनकीद हुई। तो इस वक्त जो तनकीद हो रही है आपके ऊपर कि आप क्यों चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो आप बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं इस करारदाद में? तो आपने वजाहत की है सिक्योरिटी के हवाले से। मेहरबानी जी, मैं समझता हूँ कि बात उसूलों की करनी चाहिए। हाँ। पूरे पाकिस्तान की करनी चाहिए, सिर्फ एक सूबे का या 2 सूबों की बात नहीं करनी चाहिए जी। मसला ये है कि रोजाना हमारे वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहे। परसों 9 पुलिस वाले शहीद, 26 जख्मी। हाँ। आज बम ब्लास्ट हुए, 4 क्रिटिकली इंजर्ड। रोजाना के हिसाब से हो रहा है। हमने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को देख के मैंने ये अपना रेजोल्यूशन दिया हुआ है और आज तक हजारों रेजोल्यूशन आते हैं, मगर मुझे तो नहीं लगता कि हमारे फाटा वालों की रेजोल्यूशन पर भी कभी कोई अमल दखल होगा। क्योंकि खून हमारा बह रहा है। हम 56,000 लाशें दे चुके हैं, 56,000 सिर्फ फाटा वालों ने। ठीक है देख, तो हम और लाशें उठाने के काबिल बिल्कुल नहीं। लेकिन सर वो हुकूमत तो कह रही है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब का बयान जो चल रहा है वो कह रहे हैं कि 2008 में भी सूरत हाल ऐसी थी, 2013 में भी सूरत हाल ऐसी थी, तो अब क्या मुख्तलिफ है वैसे आपकी नज़र में? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 2008 में भी हमारी लाशें गिर रही थी और 2013 में भी गिर रही थी और 2018 सब में गिरी है जी। तो क्या हम हमेशा गिराते रहे? हाँ। ये बात नहीं है। आर्टिकल 9 पे अमल करे, कल इलेक्शन करा दे। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 9 को फॉलो करे। लेकिन सर इस वक्त हिदायतुल्लाह साहब, इस वक्त हाँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने करारदाद जमा कराई है इसमें तो आपके सिर्फ दस्तखत हैं, आपने दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की है, सेनेटर्स के साथ मुशावरत की है, आप समझते हैं कि आपकी करारदाद जो है वो मंजूर हो सकेगी? देखिए, मुझे तो पता है कि मंजूर इस वजह से नहीं हुई कि मेरा ताल्लुक पेरिफेरी से है, मेरा डोमिसाइल सबसे कमजोर है। अच्छा, मसला ये है कि मैंने जो महसूस किया है, मैं अपने इलाके में रहा हूँ, मैंने 9 FIR कटवाई है पिछले महीने में, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। मुझे इतने लेटर्स मिले हुए कि आम बंदा क्या करेगा, मैं वहाँ पे नहीं कर सकता। मुझे पुलिस ने इतनी सिक्योरिटी, हुकूमत ने इतनी सिक्योरिटी दी है, मेरे लिए नाकाबिल नहीं। लेकिन हिदायतुल्लाह साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि 3 माह में क्या अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना कि कम से कम 3 माह में कर ले ये। हाँ। अगर 3 दिन में नहीं कर सकते। लेकिन फिर इस वक्त जो करारदाद है हिदायतुल्लाह साहब, आपने दीगर रहनुमाओं से मुशावरत तो की होगी, या आप इरादा रखते हैं कि आप इस्लामाबाद आएंगे तो उन रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, दरख्वास्त भी करेंगे कि वो आपकी करारदाद? मैं इस्लामाबाद में हूँ, आज तो मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं तमाम पार्टियों वाले से मेरे मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है। वहाँ के हालात मैंने देखे हैं, वहाँ पे मैं नहीं चल फिर सकता हूँ तो और कौन करेगा? तो आपको उम्मीद है, क्योंकि सर अभी अगर आप देखें तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने सेनेट का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा करा रखी है और कहा है, उसमें मुतालबा किया गया है कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होने चाहिए। देखिए,
मैन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पिछला जो दिलावर खान ने वो पेश किया था, मैं उसी वक्त पहुंचा था, मुझे नहीं पता था, मगर करारदाद जब मूव हुआ तो मुझे लगा कि ये ठीक कह रहे, मैंने सपोर्ट किया। ठीक है। उस वक्त तमाम पार्टी वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कोरम किसी ने वो नहीं किया हुआ। पीपल्स पार्टी की कौन नहीं बैठे हुए थे, वो मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे और एक जो है तंगी साहब बैठे थे, वो कोरम कर लेते। दूसरा पीटीआई की 3 बैठे हुए थे, मुस्लिम लीग के अफगानुल्लाह साहब एंड तक हमसे पख्तून पंजाबियों की लड़ाई लड़ रहे थे। भाई ये पख्तून पंजाबियों का वक्त नहीं है, पाकिस्तानियत का वक्त है। तो आप समझते हैं कि अब देना चाहिए वहाँ पे, अगर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो लोगों के ज़हनों में क्या बैठे। लेकिन हिदायतुल्लाह साहब, आप समझते हैं कि फिर जैसे दिलावर साहब की करारदाद थी, इसी तरह आपकी करारदाद की भी पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो हिमायत करेगी? देखिए जी, मुझे पूरा यकीन है, मैं उनसे बात तो करूंगा, सबसे मैंने टाइम मांगा हुआ है। उनको करना चाहिए, वहाँ के अवाम की जिंदगी को देखना चाहिए, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार हों। लेकिन सर आपको याद होगा कि जब दिलावर साहब ने करारदाद जो है वो ऐवान में पेश की तो उसके बाद बड़ी तनकीद भी हुई कि शायद उन्होंने किसी के इशारे पे ये करारदाद पेश की है। अब आपकी तरफ से करारदाद आई है तो भी ये खबरें चल रही हैं या ये आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि शायद आपने किसी के इशारे पर ये करारदाद जमा कराई है? देखिए, मैं कसमन कह सकता हूँ कि मुझे किसी इदारे की तरफ से कोई इशारा नहीं है। ठीक है, कसमन कह सकता हूँ। इससे मैं बड़ी बात नहीं, मैं कसम कभी कहता नहीं, कभी झूठ बोला। मैंने जो महसूस किया है, जो वहाँ के जमीनी हकायक है, वहाँ पे जाके कोई 1-2 दिन तो गुजारे ना, वो बहुत मुश्किल। लेकिन उसके बावजूद सर, अगर आपकी करारदाद मंजूर भी हो जाए या इंतखाबात अगर 8 फरवरी को होते हैं तो फिर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? वहाँ के लोग जो आपके साथ हैं? तो इंतखाबात में इस वक्त भी हिस्सा ले रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मगर बात यह है कि एज अ पाकिस्तानी हमें वो सिक्योरिटी देनी चाहिए हुकूमत को। हमारी जान और माल की हिफाजत, हमारी सब लिबर्टी की हिफाजत हुकूमत का फर्ज है, आइन के तहत हुकूमत का फर्ज है। मैंने इनको सिर्फ फर्ज याद दिलाया, मैंने इनको और कुछ ऐसा काम तो नहीं किया। और मुझे पता है कि हमारी फाटा वालों की बात 75 साल में नहीं सुनी गई, तभी क्या सुनी। ठीक है नहीं दे सकता तो ठीक है हिदायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। हिदायतुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे। उनसे हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात और टिकट्स के मामलात चल रहे हैं, वो तमाम इशूज़ हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो करारदाद के हवाले से उनका मौक़िफ़ था। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं टिकट के हवाले से, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफात के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अगर आप देखें तो दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज़ाद जो उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आयशा रजब बलोच साहिबा हैं। फिर आज ही जो राजा अतीक साहब हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या वाकई कोई सीरियस नोयत के इख्तिलाफात हैं या आप समझते हैं कि ये कोई कन्फ्यूजन है? बहुत शुक्रिया नादिर। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हैं। हम फोरसी कर रहे थे कि इलेक्शन में जिस तरह की सूरत हाल का हमें एक सामना कह लें या कुछ भी कह लें, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमारी तरफ बहुत सी पार्टियां भी आईं जिन्होंने इत्तेहाद करने की कोशिश की, या सीट एडजस्टमेंट में हम लोग गए, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर जमात के अंदर भी बाज़ हलकों में जो रद्द-ओ-बदल हुआ है इस मर्दमशुमारी के नतीजे में, उसमें भी फिर कुछ लोग कहते हैं जी कि मेरा हल्का जो है वो 56% इधर आ गया है, दूसरा कहता है जी कि मेरा 55% इधर आ गया है। वो चपकलश भी, उस तरह की भी हमें सामना करना पड़ा है कि ये एक्चुअली और फैक्चुअली किसके हिस्से में ये हल्का जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी जमातों के लिए और बहुत बड़ी जमातों के लिए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है और जिस तरह वो इलेक्शन में जा रही है, उसके लिए कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है।
ये तो मैं उसूली और नज़रियाती सी बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हलकों की सियासत या टिकटों की तकसीम या टिकटों के हवाले से जो शकरंजियाँ हैं या इख्तलाफात हैं या रिजर्वेशंस हैं, मैं इसमें चूँकि हूँ नहीं इस सारे मामलात में, तो इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं हूँ कि रोशनी डाल सकूँ। लेकिन मैं ये उसूली बात ज़रूर करता हूँ कि बड़ी जमातों को, और जब ये तवक्को होने लगे जी कि इस जमात को शायद इलेक्शन में कामयाबी भी मिलने जा रही है, आप सर्वे रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, तो फिर उसकी तरफ रुझान होता है बहुत से लोगों का, कोई अपना टिकट सरेंडर नहीं करना चाहता। तो ये कश्मकश है, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे सेनेट आ रही है, आधी सेनेट खाली हो जाएगी, हम कंफर्टेबली वहाँ अपने कुछ बंदों को एडजस्ट कर सकेंगे। फिर हमारा ख्याल है कि बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे, बहुत से लोग वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो शुरू में फौरी तौर पे जब किसी को तवक्को होती है तो उसे सदमा होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और पार्टी के मफादात के हवाले से ही अपने मफादात का रास्ता बनाते हैं। हाँ, लेकिन सर इस वक्त जो गुलाम सरवर साहब के मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके बयानात का जिक्र कर रहे हैं, आपके सामने होंगी चीज़ें कि कहा जा रहा है कि उन्होंने तो मियाँ साहब के खिलाफ बड़े सख्त बयानात दिए हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने सर उनके साथ क्या कोई सीट एडजस्टमेंट की है, उनके साथ मामला तय हुए हैं या क्या मामला है गुलाम सरवर साहब के हल्के का? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और कुछ लोग जो थे वो हमारे साथ आके मिले, कुछ उनकी कंपल्शन थी और उनसे शायद वादा हमने किया था जी कि आपको अकोमोडेट करेंगे जनरल इलेक्शन में, एक वो हल्का है। कुछ हमारा चूँकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एक लिस्ट आई है कि जी इन लोगों को अकोमोडेट करना है, कुछ को अकोमोडेट किया जा सका, कुछ को नहीं किया जा सका। जहाँ तक इस हल्के का ताल्लुक़ है, मैंने ख्वाजा साहब की वो गुफ्तगू सुनी थी। नादिर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो आम वर्कर है, जो कारकुन है, जो बड़े खलूस के साथ, बड़ी मुश्किलात के साथ के अंदर भी पार्टी के साथ जुड़ा रहा और पार्टी से इनराफ नहीं किया, उनके लिए किसी ऐसे शख्स का आ जाना जो पार्टी लाइन से मुतसादिम रहा या पार्टी कायद के ख़िलाफ़ बयान देता रहा, वो शकरंजी का सबब बनता है। इसके लिए कोई दलील नहीं दी जा सकती और कोई मेरा ख्याल है कि लीपा पोती से काम भी नहीं लिया जा सकता। ऐसे हलकों में हमारे लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे रंजीदा कारकुन जो हैं वो नताइज के हवाले से मनफी या मुस्बत जैसे भी हो, उस पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। लेकिन सर फिर ये फैसला करना क्यों पड़ा, सर ये बताएंगे आप? जी, जब देखें नादिर, जब आप कंप्रोमाइज़ में जाते हैं किसी पार्टी के साथ, आप अलायंस करते हैं या इत्तेहाद करते हैं या इत्तेहाद भी ना कह लें, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप ये कहें जी कि वो अगर कहते हैं जी कि ये 12 आदमी हमारे आपने एडजस्ट करने हैं, हम कहते हैं जी आपको हम 6 सीटें दे सकते हैं या 7 सीटें दे सकते हैं, वो कहते हैं जी कि ओके, बहस के बाद हम 7 पे राज़ी हो जाते हैं, वो भी 7 पे आ जाते हैं, तो वो 7 की लिस्ट फिर उन्होंने देनी है, हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो ये उस उनकी तरफ से नुमाइंदा इनको नामजद किया गया है, ये हमारा कोई इंतखाब नहीं है। ठीक, लेकिन सर इस वक्त आज की जो ताज़ा खबर है कि मुस्लिम लीग काफ भी आपसे नाला नज़र आ रही है और उनका ये कहना है कि आपने जो कमिटमेंट की थी कि उनके सामने आप अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, आपने उनको टिकट दे दिए हैं, तो वो भी आपके साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे। तो ये मामला भी तो आपके लिए चैलेंज जो है वो बन सकता है, आप समझते हैं सर? देखें, अगर तो कहीं पे हमने वाकई सीट एडजस्टमेंट कर ली है और उस पर मुआहदा हमारा हो गया है, तो वहाँ हमने किसी को टिकट नहीं दिया। ये अलग बात है कि जिन हलकों की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जैसे टिक्सला का सरवर साहब का हलका है, हमने किसी को टिकट नहीं दिया उनके खिलाफ। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता है, 1 या 2 खड़े हो जाते हैं, ऐसा हुआ है पिछले इलेक्शन में भी हुआ है। फैसलाबाद में एक हलका था कि जहां हमने टिकट किसी और को दे दिया, नून का जो पुराना कमिटेड आदमी था उसने कहा जी मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और वो जीत भी गया, और जीतने के बाद वो फिर मुस्लिम लीग नून में आ गया जो उसकी ओरिजिनल पार्टी थी। तो इस तरह की चीज़ों पे हमारा काबू नहीं होता, लेकिन हम फॉर्मली जहां एग्रीमेंट कर लेंगे वहां टिकट नहीं देंगे। लेकिन सर फिर ये जो एमक्यूएम के साथ बातें चल रही हैं, अब एमक्यूएम ने कहा भी है कि अगर आप हुकूमत में आएंगे
तो वजारत उज़्मा के लिए आपको MQM मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट करेगी। तो जो MQM है उनके साथ आपकी क्या बात जो है वो तय हुई है, क्या मामला आपके और MQM के दरमियान जो है वो तय पाए हैं? देखिए, वो मामलात सामने ही हैं। कुछ सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनके कुछ मुतालबात हैं और वो हम खुद भी चाहते हैं। हम अपने दस्तूर का या मंशूर का हिस्सा भी बना रहे हैं कि बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, जिस तरह नेशनल इलेक्शंस का है, जिस तरह सूबाई इंतखाबात का है, इसी तरह इनका भी एक फ्रेमवर्क आइन का हिस्सा होना चाहिए और मुकर्रर वक्त पे ये इंतखाबात होने चाहिए। इस नौ की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे लेकिन सर, आपने मंशूर का जिक्र किया तो वज़ीर इत्तला साहब का अगर बयान आपके सामने हो तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जितनी बातें की जा रही हैं मंशूर के हवाले से 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, एजुकेशन का उन्होंने जिक्र किया। अब वो कह रहे हैं कि ये चीप टॉक है। आप समझते हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब का ये बयान जो है वो दुरुस्त है? आप समझते हैं ये मुनासिब है? देखें, पहली बात तो ये है कि मंशूर देना या अपने अहदाफ देना, चाहे वो रियलिस्टिक हैं चाहे वो अनरियलिस्टिक हैं, ये सियासी जमातों का अपना काम है, उनके घर की बात है। अगर पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और तनख्वाहें दोगुनी कर देंगे, उन्हें इसका इस्तेहकाक हासिल है। हमने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है। हम बड़ा मैयर कर रहे हैं। हमने 3 घंटे की मीटिंग की है 2 दिन पहले मंशूर के ऊपर, जिसमें सारी लीडरशिप बैठी है, एक एक नुक्ते का जायज़ा लिया है और इकानमी के कुछ बाब रह गए हैं जिसकी वजह से हमें मंडे को एक और मीटिंग करना पड़ रही है। तो हम तो एक एक चीज़ को नाप तोल के इंशाल्लाह जो कहेंगे पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक वज़ीर इत्तलात साहब का बयान है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी डोमेन में आता है कि वो पीपल्स पार्टी के मंशूर पे तनकीद करें या उसे कोई नाम ऐसा दें जो ज़्यादा नामुनासिब नहीं है। ये सियासी जमातों के मामलात हैं, अवाम ने फैसला करना है कि वो किस बात पे यकीन करते हैं, किस पे नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त सर जो 2 जजेस का इस्तीफ़ा का मामला है, उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने पैनामा की जो प्रोसीडिंग्स थी उनका जिक्र किया, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी हुए। अब सर, आपको याद होगा कि जजेस के साथ साथ माजी में मियाँ साहब जो हैं वो जलसों में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब का जिक्र भी करते रहे और कहते रहे कि उनको भी जवाब देना होगा। अब ये जजेस ने तो सर इस्तीफ़ा दे दिया, अगर आप हुकूमत में आते हैं तो फिर क्या वो मियाँ साहब उनसे जवाब लेंगे या आप समझते हैं कि नहीं, वो मामला आप एक बार फिर जो है अल्लाह पे छोड़ देंगे? अल्लाह पे छोड़ने के ही असरात हैं मेरा ख्याल है। जजों ने तो कोई जवाब नहीं दिया, घर चले गए हैं चुप करके इस्तीफे दे के, लेकिन इन बातों के जवाब नहीं दिए कि उन्होंने हमारे खिलाफ क्यों वो गैंग अप हुए थे, क्यों मॉनिटर जज बन के बैठे थे, क्यों अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वालों को सुबह शाम फ़ोन करते थे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये रियायत नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीन्स और कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तरफ कर दिया गया और एजाजुल हसन साहब खुद मॉनिटरिंग करने के लिए बैठ गए। इन्होंने इन बातों का जवाब तो कोई नहीं दिया, उन्होंने वो चले गए। नहीं, लेकिन सर माजरत के साथ तो आपकी बात काट रहा हूं इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन उस वक्त आप कहते थे कि शायद इनके पीछे जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल फैज साहब हैं, फिर मियां साहब ने भी खुल के कहा कि उनको जवाब देना होगा। मैं नादिर यही कह रहा हूं, शायद नहीं जी सर, शायद नहीं, यकीनी तौर पे थे। देखे ना, जब एक एजेंसी का बहुत आला ओहदेदार लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का या वो जाता है एक जज के घर और कहता है कि तुमने अगर नवाज शरीफ को ज़मानत दी और उसकी बेटी को ज़मानत दी इंतखाबात से पहले, तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये केस अब भी लगा हुआ है। तो ये कहना कि वो मेरी बात सुन ले, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जो आप कहते। हम जवाब लें या ना लें, वो तारीख को जवाब दे हैं और तारीख जवाब ले रही है उनको। इनमें से कौन है जो इज्जत के साथ और तकरीम के साथ और वकार के साथ घर बैठा है? क्या बाजवा साहब बैठे हैं? क्या फैज़ हमीद बैठे हैं? क्या ये जो नकवी साहब चले गए हैं ये बैठे हैं? क्या एजाजुल हसन बैठे हैं? क्या खोसा साहब बैठे हैं? क्या साकिब निसार बैठे हैं? ये तारीख को भी जवाब दे रहे हैं, कौम को भी जवाब दे रहे हैं, अपने आप को भी जवाब दे रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो मुकदमात से सुरखरू होके इंशाल्लाह उबर रहा है और ये लोग खुद अपनी अपनी बुक्कल मारे हुए शर्मिंदगी की अपने घरों में बैठे हैं। इससे बड़ा जवाब क्या होगा?
बिल्कुल सर, इस वक्त अगर आप देखें तो बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जलसे भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जलसे भी हो रहे हैं। ये बताएं कि कोई मुस्लिम लीग नून के साथ सर पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया, क्योंकि हाल ही में ये खबर भी आई कि खुर्शीद शाह साहब और राया सादिक साहब के दरमियान मुलाकात भी हुई है। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता कोई दरख्वास्त की है क्या तारड़ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हों, या मुस्लिम लीग नून के सामने अगर ये दरख्वास्त रखी जाए तो क्या आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं सर, उस पर नज़रसानी हो सकती है? देखिए नादर, हमारा चूँकि दोनों सीज़न जमाते हैं, इनके एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात कार हैं। बिलावल साहब के बड़े तल्ख बयानात के बावजूद हमने जवाब नहीं दिया उनको। हम नहीं चाहते कि इंतखाबी मुहिम के अंदर कोई तलखी आए, और दोनों जमातें, मेरा ख्याल है सीनियर लीडरशिप इस बात की कायल है। हाँ, जहाँ तक जिस सवाल के बारे में आपने इस्तफसार किया है वो ये है कि हमारा कोई इलेक्शन जो एडजस्टमेंट कह लें या इत्तेहाद कह लें या कहीं किसी एक सीट पे भी नहीं हो रहा। हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब बिलावल भुट्टो साहब का मुकाबला करेंगे। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं, और जो भी अवाम जिसके हक़ में राय देंगे वो इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में पहुँचेगा। हमारे इलेक्शन के बाद जब पार्टियों की नंबर पोजीशन सामने आती है तो उस वक्त ऐन मुमकिन है कि हमारा किसी भी जमात के साथ अलायंस में वसअत आ जाए। पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शरीक हो सकती है, लेकिन सरेदस्त इलेक्शन से पहले ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रोग्राम नहीं। सर आखिरी सवाल के इस वक्त मौलाना साहब जो हैं वो काबुल के दौरे पर आपके सामने है, वो मामला उन्होंने मुलाकातें भी की। पहले JUIF ने सर ये कहा कि उनको हुकूमत ने ये मैंडेट दिया है, लेकिन अभी फॉरेन ऑफिस का बयान जो है वो भी है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ पर गए हैं मौलाना साहब। नून लीग सर ऑन बोर्ड है, जो मौलाना साहब काबुल गए, जो मुलाकातें हुई, जो TTP के साथ मुज़ाकरात का मामला था, आप ऑन बोर्ड हैं और आप समझते हैं कि TTP के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए सर? देखें, हमने ख़ुद भी मुज़ाकरात किए हैं। एक वक्त आया था, आपको याद होगा, उस कमेटी की सरबराही मैंने की थी, लेकिन हमने देखा था कि वो फ्रूटफुल नहीं हुए, नताइज नहीं निकले। उसके बाद फिर ज़रब अज़ब हुआ, उसके बाद रद्दुल फ़साद हुआ, और हमारे दौर में अल्लाह के फजल व करम से दहशतगर्दी को लगाम डाल दी गई थी। अब ये जो इनिशिएटिव है मौलाना का, ये उनका ज़ाती इनिशिएटिव है, और उलमा के ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के उलमा के और यहाँ के उलमा के बड़े अच्छे गहरे बाहमी मरासम और ताल्लुकात हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। मौलाना अगर उससे कोई रास्ता निकाल पाते हैं बेहतरी का, ताल्लुकात का, तो मेरा ख्याल है अच्छा है। लेकिन जैसे कि सरकार ने ख़ुद वजाहत कर दी है, वजारत ख़ारजा ने, ना तो ये सरकारी दौरा है उनका, ना ही PMLN पूरी तरह ऑन बोर्ड है, ना ही हमारी तरफ से उन्हें कोई मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दिया गया है। मैंडेट दिया गया। सर एक मुख्तसर सर बताइएगा कि पहले दिलावर साहब ने सेनेट में करारदाद पेश की, वो मंजूर हुई। आज सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब ने करारदाद जमा कराई है कि 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। सर ये मामला क्या है, आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? मेरे ख्याल में तो बस एक खेल है जो खेला जा रहा है। हिदायतुल्लाह साहब उन 10-12 लोगों में भी शामिल थे जो पहले ही उस करारदाद का हिस्सा रहे हैं। अब एक और दफ़ा वो करारदाद लेके आ रहे हैं, लेकिन अब अगर वो करारदाद एक प्रोसीजर के तहत आती है, जो कि सेनेट का प्रोसीजर है, अनाउंस्ड होके आती है, बाकायदा एजेंडे में लग के आती है, तो वो पास नहीं हो सकेगी। अक्सरियत उसकी मुखालफत करेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। सर आपने टाइम नाज़रीन इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था बल्ले के निशान का, और जो PTI के अंदर इख्तिलाफात की बातें चल रही हैं, मुस्लिम लीग नून की तरह टिकट्स का मामला, वो भी आपके सामने। हम इसी मामले पर बात करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी दरख्वास्त, वो मामला आपके सामने होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवालात उठाए हैं कि इंतखाबात कहाँ हुए, पेशावर के उस गाँव में क्यों हुए, क्या मेंबर्स को बताया गया था, कारकुनान को इल्म था कि इंतखाबात हो रहे हैं, ये तमाम मामलात आप क्या समझते हैं आज की समाअत के बाद कितनी PTI पुरुम्मीद है कि आपको बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा? देखिए, 2-3 बातें। एक तो मैं हंस रहा था जब आप कह रहे थे कि पेशावर के किसी गांव में क्यों हुए हैं। अगर पेशावर का कोई गांव पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो
वो मुझे बता दें अगर है तो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तैमूर साहब। मैं सिर्फ वैसे एक इन द कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बात लाइटर नोट पे आप कह रहे हैं। देखिए कि मुझे अब आप ही बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही होती है तो हमें डिस्कशन करने की इजाजत क्या है क्या नहीं है। मैं बस 2 बातें और कह दूंगा। एक ये कि मेरे ख्याल में वाकई अगर इंसाफ है तो सब पार्टीज के लिए कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन एक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे कहीं से भी नहीं ये लगता कि सब पार्टीज के लिए कानून और इंसाफ का तकाजा एक है। और ये जो रास्ता है ये पीटीआई को नहीं नुकसान देगा, पाकिस्तान की जमहूरियत को, आइन को वाकई बहुत नुकसान देगा। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि दूर की तारीख नहीं, 4-5 साल पहले के किरदार जो जुडिशरी में थे या जो हमारे इदारों में थे उनके बारे में आज ही लोग क्या कहते हैं। तो मैं ये कम से कम नहीं चाहता, ना पीटीआई चाहती है कि 2024 के इंतखाबात के बारे में ये कहा जाए। आखिरी बात ये कि मुझे एक टिकट मिला पेशावर के एक हल्के का। देखिए बैठ हो या ना हो, ये इलेक्शन और ये हल्का मैंने इमरान खान के लिए लड़ना। मुझे टिकट ना भी मिलता तो मैं पेशावर के हर हल्के पे इमरान खान के लिए वही कैंपेन करता। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पेशावर के लोगों ने, पुख्तूनख्वा के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने जितनी नाइंसाफी देखनी है उतनी ज्यादा जज्बे के साथ वोट इमरान खान को देना है। बाकी किसी ने डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन सर अगर तमाम उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान अलग हो तैमूर साहब, तो आप नहीं समझते कि आपका वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आपको नुकसान होगा? मेरे ख्याल में इलेक्शन में तो नुकसान नहीं होगा। और लोग जो है वो इतनी ज्यादा ज्यादती देख के, देखिए फॉर एग्जांपल अनअपोज्ड इलेक्शंस की बात ले ले, मुझे बता दे पीएमएलएन के इलेक्शंस अनअपोज्ड थे या नहीं? मैं पूछ सकता हूं? बिल्कुल जी। पीपीपी के अनअपोज्ड थे या नहीं? थे ना। ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि वो रिकॉर्ड देखकर बताएंगे। मतलब उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं देखा, एक पार्टी को अनअपोज्ड इलेक्शन पे हटा रहे और रिकॉर्ड भी नहीं देखा। तो उसके बाद वैसे दुनिया ये नहीं कहेगी कि इलेक्शन कमीशन शायद जानिबदार होने का खदशा नजर आता है। मैं ये कह रहा हूं ना, हम तो सिर्फ लड़ सकते हैं आपके लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और अपने लीडर के लिए, और ना किसी इदारे के खिलाफ, ना किसी बंदे के खिलाफ। पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं। लेकिन सर इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद तो कर रहे हैं तैमूर साहब, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो दरखास्त है ये तो अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे ना इलेक्शन कमीशन के सामने। भाई अकबर एस बाबर कौन है? 6 साल से तो मैं इस पार्टी में हूं, मैंने अकबर एस बाबर की कभी शक्ल नहीं देखी। ये कौन है कौन नहीं है? ये दुनिया का कौन सा फाउंडर मेंबर होता है जो तुला हुआ होता है कि अपनी पार्टी को इलेक्शन से निकाले? देखिए पाकिस्तान में जो 76 साल में हुआ है, अगर हम सच नहीं बयान कर सकते तो शायद चुप रहना बेहतर है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मुनासिब तरीके में सच बयान करें। हुकूमत आए ना आए, बल्ला हो ना हो, ये मैं आपको 2 बातें कह रहा हूं। हमने इमरान खान से नहीं हटना क्योंकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा, और ना पाकिस्तान के लोगों ने हटना। बाकी प्री पोल रिगिंग इतनी हुई है, अगर जबरदस्ती नवाज शरीफ को लाना है वो तो पहले ही कह दिया, एक नोटिफिकेशन ले आए। वो मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं और दिन ब दिन सर्वे में उनके नंबर जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर इस वक्त तैमूर साहब चलें, ये बल्ले के निशान का मामला अपनी जगह, लेकिन जिस तरह इख्तिलाफात मुस्लिम लीग नून के अंदर नजर आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब के बयानात भी आपके सामने, इसी तरह के बयानात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से चल रहे हैं कि वहां पे जिनको टिकट्स मिलने चाहिए थे उनको नहीं दिए जा रहे। तो आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई के अंदर भी इख्तिलाफात हैं टिकट्स के मामले पर? जरूर होते हैं। इतनी बड़ी पार्टी में 14-14, 15-15 लोगों ने एक हल्के पे अप्लाई किया है। ये भी कोई नहीं कह सकता कि हर टिकट जो है वो 100% साइंटिफिक तरीके में दिया गया। ये मुमकिन नहीं है।
मुझे खुद अगर मैं पेशावर के हलकों को देखूं, बहुत से हलकों से मैं मुतमईन हूं, कुछ हलकों से शायद मैं जाती तौर पे कुछ और फैसला करता, लेकिन वो नहीं जरूरी। जरूरी इस वक्त ये है, और ये मैं आपको कमिटमेंट दे दूं, हम सब ने ये इलेक्शन लड़ना इमरान खान के लिए, और हमारे सारे वोटर्स ने, जो कि पाकिस्तान की अवाम की बेशतर तादाद है, उन्होंने ये वोट भी इमरान खान को देना है। अब आगे ये मेरा ज़मीर है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ज़मीर है कि आप मुझे बल्ले पे लड़वाएं या ना लड़वाएं, आप मुझे चीफ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्ट्री दे दें, लेकिन मैंने इमरान खान से नहीं हिलना। ये ले ले, आपके पास रिकॉर्ड पे आ गई, और ये मुझे उम्मीद है कि हमारा हर कैंडिडेट ये करेगा। लेकिन इस वक्त तैमूर साहब, अगर आप देखें तो जो 2 जजेस के इस्तीफे हैं, उसके बाद जो पैनामा का मामला था, जो मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया था, वो समझते थे कि मॉनिटरिंग जज बैठे, नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, जानबूझकर ये सारा कुछ हुआ। इन 2 इस्तीफों के बाद आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून के उस नैरेटिव को, उन बयानात को, उन खदशात को तकवीयत मिलती है? नहीं, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, उनकी फैमिली की सियासत तबाह और बर्बाद हो गई है, और होनी भी ऐसे चाहिए, क्योंकि अफसोस के साथ हमारे जुडिशल निज़ाम पे तो माजी में या तारीख में उंगलियां उठी हैं। रीसेंट हिस्ट्री में भी आपस में सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफात हुए थे। हमारे सियासतदानों ने भी कोई तारीख में अपना नाम बड़ा रोशन नहीं किया, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी ने किया है। आज ही देख ले जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कर रही है, लेकिन अवाम अपना फैसला खुद करते। और जिस तरीके से नवाज शरीफ लंदन से आए, एक स्टेज मैंने जलसा किया कबूतरों के साथ, और उसके बाद 82 दिन हो गए हैं, और वो मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम में छुप के बाहर निकलने नहीं, उनकी जुर्रत नहीं है। पूरे पाकिस्तान का मैदान उनके लिए साफ है। हाँ, हमारे जैसे लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते, 2-2, 2,500 हजार पुलिस खड़ी होती है। तो वो फर्क लोग देख रहे हैं, और ऐसे लीडर। लेकिन तैमूर साहब, एक आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा तैमूर साहब के पहले भी सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, आज भी आपके सामने ये खबर होगी कि हिदायतुल्लाह साहब की जानिब से करारदाद जो है वो जमा कराई गई है। पहले पीटीआई जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद नहीं थी, आपके एक सेनेटर मौजूद थे जिन्होंने कोरम की निशानदेही नहीं की थी। अब ये करारदाद, एक तो ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि इस मूव के पीछे क्या हो सकता है, और दूसरा इस मर्तबा फिर पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या होगी सेनेट के अंदर? देखिए, मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, और मुल्क में अजीब हालात जरूर हैं, ये हम मान लें। ये हो सकता है कि पार्लियामान का एक हिस्सा, 2 हिस्से हैं ना वफाकी पार्लियामान के, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट, कि एक हिस्सा आईन के खिलाफ करारदाद दे। जिस आईन ने सेनेट को वजूद दिया है, जिसमें आर्टिकल 2A में लिखा है कि हुकूमत सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हो सकती है, वो कहे कि नहीं, काकड़ साहब और उनके दोस्त हम पे राज करते रहे। ये तो हो ही नहीं सकता ना। जिसने भी ये दिया है वो पीटीआई का ही ना हो, वो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, सब पार्टियों को करनी चाहिए। जब पिछली करारदाद भी हुई थी, मैंने भी कहा था, और पार्टी से भी फिर बयान आया था, और मेरे ख्याल में उसके बाद फिर सेनेटर अली जफर ने एक करारदाद जमा की, शायद एक और 2 पार्टीज के सेनेटर्स ने भी जमा की। आपने रिक्विजिशन जमा करा रखी है? जी, आपने रिक्विजिशन जमा कराई है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए और इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को होने चाहिए। देखिए, सेनेट की किसी करारदाद से इंतखाबात डिले तो हो नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से ये करारदादें पेश की जा रही है, और ये मुझे बता दे, ये वो एएनपी के हिदायतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने की है? नहीं सर, ये फाटा के हैं, ये फाटा के हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, जिसने भी की है ना, बिल्कुल गलत की है। ये मजाक जमहूरियत के साथ होना नहीं चाहिए। और ये तैमूर झगड़ा पीटीआई का मेंबर नहीं कह रहा, मैं जिस भी पार्टी में होता या मैं सियासत में भी ना होता, हमारे नुमाइंदों को ये हक नहीं है कि वो हमारी जमहूरियत के खिलाफ करारदाद पेश करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर हम देखें तो बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि अता तारड़ साहब का हल्का वो मजबूत है। आप बताएं कि मुख्तलिफ जमातों के साथ आपके राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी मुलाकात या बातचीत का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो लाहौर में भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बिल्कुल उनकी मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने हिमायत पे भी ऐलान कर रहे हैं। आज भी आप देखें कि वो मिनाजुल कुरान गए। PMLN के साथ सच हमारा फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई हमारा कोई प्रोग्राम हो। सच नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनके कैंडिडेट मजबूत है, अच्छी बात है। मजबूती की निशानी तो यही है कि आज तक PMLN की लीडरशिप खुद घर से बाहर नहीं निकली, कैंपेन में नहीं गई, आवाम में नहीं गई। तो ये उनकी मकबूलियत, उनको पता चल रही है कि हमारी कितनी मकबूलियत है कि हम आवाम में नहीं जा सकते। लेकिन कुंडी साहब, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंतखाबी मुहिम आप चला रहे हैं, जो बिलावल साहब चला रहे हैं, जो आपने मंशूर का ऐलान किया है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का तालीम के हवाले से, अब उसके ऊपर निगरान हुकूमत जो है वो तनकीद भी कर रही है। निगरान वजीर इत्तला साहब का बयान आपके सामने होगा कि उन्होंने कहा है कि ये चीप टॉक है। तो आप समझते हैं कि ये उनका बयान मुनासिब है या वाकई आप समझते हैं कि ये रियलिस्टिक बातें नहीं है? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि निगरान जो वजीर इत्तलात हैं वो किसी पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं। गालिबन मुझे लग रहा है कि PMLN के शायद तर्जुमान हो या किसी और जमा के तर्जुमान हो। अगर उनको बहुत ही शौक है किसी पार्टी पे तनकीद करना तो वो ये इस्तीफा दे दें और किसी पार्टी के जो है वो वजीर इत्तलात, अपना सेक्रेटरी इत्तलात बन जाए और फिर तनकीद करें। आज तक उनकी प्रोफाइल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगी हुई है और उन मौसूफ को जो है पिछली 2008 से 13 तक की हुकूमत जो हमारी थी, उनको ज़रदारी साहब ने DG रेडियो भी बनाया था, वो पता होगा, रोजगार हमने दिया था। और आज हमें कहते हैं कि आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस में भी हमने 1,500 रुपए जो है वो इजाफा किया था। बच्चों की फीसों में भी इजाफा किया था। अभी जो हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, हमने जो जॉब से लोगों को निकाला गया था, हमने दोबारा उनको बहाल किया कादिर मंदोखेली कमेटी में। तो ये चीजें हमने तो देखें, हमने लड़े सरकारी मुलाजमीन के भाव के लिए 50% बढ़ाई जाए, लेकिन 35% बढ़ी। हमारे दौर में चीजें हुई हैं, हमने माजी में करके दिखाए। 20 लाख घर इस वक्त सिंध में बढ़े। आपने वजीर इत्तलात को बोले सिंध में जाकर देखें, जो सैलाब आया था वहाँ पर 20 लाख घर बन रहे हैं, पक्के मकानात, और उनकी खवातीन को मालकाना हकूक मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन कुंडी साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि उनको ये बयान देने की उन्होंने क्यों ये जरूरत महसूस की, या क्यों आप समझते हैं कि उनको ये बयान देना पड़ा? देखिए, उनको पता नहीं किस चीज की तकलीफ है। माजी में भी उन्होंने एक चीज की थी और उसके बाद बड़े वो भड़क गए थे जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की तरफ से एक बयान चीनी के हवाले से था और वो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत पहले दी थी, लेकिन दोबारा टीवी पे टेलीकास्ट हुआ। टाइम उसके ऊपर नहीं था, वो नहीं आ रहा था कि कौन से दिन ये इंटरव्यू हुआ, और वो समझ रहे थे कि शायद हमने उसके ऊपर वो किया था जब उन्होंने कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए, जब सीजन शुरू हो रहा था। लिहाजा मुझे नहीं पता, सोलंकी साहब जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, जिनकी ट्विटर पे आज तो उसको एक्स कहते हैं, उससे भी अगर आप देखें तो बैकग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की है। और उस पार्टी भी तनकीद करते हैं जो शोधा की पार्टी है, जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, जिन्होंने लोगों को हमेशा सहूलियात दी हैं। दहशतगर्द के खिलाफ जंग में भी हमने जो देखें 2008 से 13 तक जो हमने चीजें की, उस वक्त तो सोलंकी साहब जब DG रेडियो से तारीफें कर रहे थे, आज उनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो गई। लेकिन कुंडी साहब, आपने जो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी आपने रखी है, उसके मुताबिक तो आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस भी लें। तो क्या आप ये इरादा भी रखते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे, कोई दरख्वास्त भी देंगे? देखिए, मैंने ट्वीट की है, ट्वीट भी एक दरखास्त है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि सोलंकी साहब जो है वो एक कंट्रोवर्शियल शख्स बन चुके हैं, जो एक पार्टी की, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के मंशूर पे जो है वो एतराज कर रहे हैं। क्या उन्होंने बाकी जमातों पे भी एतराजात किए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इनको एतराज? अगर बाकियों पे करते तो फिर एक एनालिस्ट होते। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो अभी तजिया निगार है, टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, या वो एक वफाकी वजीर इत्तलात हैं। तो लिहाजा उनको ये चीजों का अभी तक जो है मेरे ख्याल में पता नहीं है। मैं आज मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको अपने ओहदे से हटाकर उसके बाद फिर वो टीवी पे आए और लोगों को
ट्वीट्स भी करें और बयानात दें। लिहाजा ये एक मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को और वज़ीर आज़म को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है कुंडी साहब, एक आखिरी सवाल, हमने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की थी, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि मौलाना साहब जो काबुल गए और उन्होंने जो मुलाकातें की, ये भी कहा गया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होंगे। आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी समझती है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जो एजेंडा मौलाना साहब लेकर गए हैं आप उसकी हिमायत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए मौलाना साहब अपने एक एजेंडे पे गए हैं। वज़ीर आज़म साहब को मैं परसों सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम हमारे एजेंडे पे तो वो नहीं गए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हमने तो नहीं बुलाया, उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे वो आए हुए हैं। टीटीपी पे के साथ मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब उनके शोहदा के जो है वारिस उनको हक देंगे, उनको इख्तियार देंगे कि आप बात करें। किसी को हक नहीं है कि पीएस के शोहदा के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फौजी नौजवानों जो शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे मीडिया के लोग शहीद हुए, हमारे सियासतदान शहीद हुए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए, जब तक उनके वारिस किसी को इख्तियार नहीं देंगे उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, कुंडी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल बल्ले के निशान के मामले पर एक दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी, तो अब उस हवाले से क्या फैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।